हारने वालों के पास बहुत कारण होते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो जीवन में कुछ नहीं कर पाया, जो वो करना चाहता था, तो उसके पास बहुत कारण मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है, अक्सर वो कारण बाहर होते हैं। समाज में, दुनिया में अपना कारण कम लोगों को पता होता है। अगर है ऐसा तो वो बुद्धिमान व्यक्ति है। पर जो जीतने वाले लोग हैं, जिन्होंने हासिल किया कुछ, तो उनके पास कोई एक या दो बड़े रीजन होते हैं बस उस चीज़ को हासिल करने के। उनके पास कोई बहुत बड़ी लंबी लिस्ट नहीं होती कि तुमने क्यों किया, कि वो कहीं ये कारण था, ये था, ये था, ये था, ये था। वो नहीं मिलेगा उनके पास। एक दो चीज़ मिलेगी बस। या तो भरोसा है उन्हें कि कुछ करके दिखाना है, हो सकता है अपनी संतान के लिए कुछ करना था, हो सकता है किसी को कुछ करके दिखा, पर एक आध ही कारण मिलेगा। तो इससे निकल कर क्या आता है कि कारण भले ही एक हो, पर बहुत मजबूत होना चाहिए, जिसको आप किसी भी स्थिति में उससे झुको ना, उससे समझौता ना करो, आपकी वैल्यूज़ या जो भी आपको प्राप्त करना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पीछे खींचने वाले जो कारण है ना, वो बहुत होते हैं, बहुत सारे। अब मैं डॉक्टर दिलीप आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस कुंभ राशि के राशिफल में। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर कुंभ राशि वालों के लिए ये महीना, क्योंकि सारे ग्रह कुंभ राशि में ही आने वाले हैं। और यहाँ पर एक ग्रहण भी पड़ने वाला है कुंभ राशि में। तो 12 राशियों में से अगर कुंभ राशि में ही ग्रहण पड़ रहा है तो सीधी सी बात है, फरवरी कुंभ राशि के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी ग्रहों की गति थोड़ा देख लेते हैं। आपके खुद कुंभ राशि में राहु चल रहे हैं, सिंह राशि में केतु जो आपके सप्तम भाव में है, आपके द्वितीय भाव में मीन राशि में शनि है, आपकी 7.5 की लास्ट स्टेज चल रही है। गुरु जो है वो आपके पंचम में वक्री चल रहे हैं मिथुन राशि में। और मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध, ये सारे ग्रह महीने की शुरुआत में आपको आपके 12वें भाव में मिलते हैं। तो आप ये लगा लीजिए 12वें भाव में 1 2 3 4 ग्रह, फिर ये सारे ग्रह एक एक करके, पहले बुध आएंगे 3 तारीख को, फिर शुक्र आएंगे 6 तारीख को, फिर सूर्य आएंगे 13 तारीख को, मंगल लगभग पूरे महीने यहाँ पर रहेंगे और उसके बाद 23 को यहाँ आएंगे। इस तरह से होगी ग्रहों की गति। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू फरवरी में, स्टार्टिंग ऑफ द फरवरी में आप ये कह सकते हो कि 13 फरवरी तक आप कह सकते हो कहीं ना कहीं खर्चा हो सकता है, यात्रा हो सकती है, फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित आपका काम है तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य को आपको हल्का सा ध्यान रखना है। 12वां भाव अकेलेपन का होता है, मंथन का होता है, विचार का होता है, मेडिटेशन का होता है, ध्यान का होता है। तो उन चीज़ों के लिए अच्छा भी है। अगर उसमें आपकी रुचि है, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए अच्छा है। कलाकार अगर हो आप, कलाकार मतलब जहाँ इमेजिनेशन का काम है, आपका कोई ऐसा काम है तो उसके लिए 12वां भाव अच्छा होता है। उसके बाद ये ग्रह धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। से बुध 3 तारीख को यहाँ आएंगे। जब तक बुध यहाँ पर हैं 3 तारीख तक, तो ये आपके पंचम भाव को 12वें भाव में दिखा रहे हैं। संतान को लेकर, एजुकेशन को लेकर कहीं बाहर जाने का प्लान बनता है, काम को लेकर कहीं बाहर जाने का प्लान बनता है। पर उसके बाद यहाँ पर आना ये कहता है कि आपकी एजुकेशन की वजह से, आपकी बुद्धि की वजह से, आपकी संतान की वजह से, आपकी क्रिएटिविटी की वजह से, आपके सेल्फ एक्सप्रेशन की वजह से आपको नेम फेम मिल सकता है। क्योंकि पहला भाव नेम फेम का है, ये आपकी खुद की लाइफ है, ये खुद आप हो, आपका स्वास्थ्य है। बुध का यहाँ आना स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन ला सकता है, पर मोस्टली पॉजिटिव हो इसका चांस ज़्यादा है। आप कोई निर्णय लो अपने, हो सकता है हेल्थ के मामले में लो कि मेरे को अपना वेट कम करना है, अपने बाल बढ़ाने हैं, या मेरे को कुछ नया लुक देना है अपने आप को। क्योंकि बुध जब भी आता है यहाँ पर आपको चेंज लाएगा। कोई भी ग्रह यहाँ आएगा तो चेंज लाएगा, खासकर बुध, क्योंकि अष्टम का स्वामी है। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की शुरुआत करेगा। वहीं शुक्र का आना बहुत ही अच्छा है आपके लिए। आपके योग कारक ग्रह हैं, भाग्य के स्वामी हैं, चौथे भाव के स्वामी। आपके माता पिता का आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव इंटरफेरेंस हो सकता है, उनके लिए कुछ अच्छा हो सकता है, उनसे कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि शुक्र योग कारक ग्रह हैं यहाँ पर आ रहे हैं। चौथे भाव का स्वामी मतलब मदर, घर, फ्रेंड्स, होम, घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला, मन की शांति, ये सब आपके पास आ रही है। नवम मतलब भाग्य, ज्ञान, आशीर्वाद, ब्लेसिंग, हायर नॉलेज, लंबी यात्रा जो आपके लिए अच्छी हो, उसकी पॉसिबिलिटी बनती है शुक्र के यहाँ आने से। बस ध्यान यही रखना है, चूँकि यहाँ राहु है तो थोड़ा रिश्तों के मामले में ध्यान रखना है, स्त्रियों के मामले में, चरित्र के मामले में थोड़ा कहेंगे कि थोड़ा केयर रखनी है आपको। अदरवाइज राहु सूर्य फेम देते हैं। राहु बुध भी
आपको बुद्धि को तीव्रता से चलाते हैं, बस आपको उसको सही रास्ते से यूज करना ज़रूर करना है। राहु आउट ऑफ द बॉक्स भी हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जैसे शुक्र है तो मनी आपके जीवन में आती है तो आपको उसको थोड़ा संभल के देखना है। आउट ऑफ द बॉक्स जैसे बुध है, वाणी हो सकता है, आप कुछ बोल सकते हो, तो उन चीज़ों का आपको केयर ज़रूर रखनी है। इसके बाद 13 तारीख को सूर्य आएंगे। अब थोड़ा सा सूर्य जब यहाँ पर आएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि भाई फिर ग्रहण पड़ेगा 17 तारीख को। 13 के बाद से हमको थोड़ा पिता, गुरु, टीचर, अपनी प्रेस्टीज, नेम, फेम, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है। 13 से लेकर 23 तक आप कह सकते हो। 17 को पड़ेगा, 17 को 18, 19, 20, 21 तक बिल्कुल हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 13 से लेके 21 फरवरी तक थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ग्रहण के ऐसे तो असर बोलते हैं कि भाई बहुत दिनों तक रहता है, कम से कम 15 दिन तक रहता है, पर 3-4 दिन तो ऑफकोर्स ज़्यादा असर रहता है। 17 तारीख को कुंभ राशि में ग्रहण है, पहले ही भाव में है, तो आपकी जो नाम है, फेम है, यश है आपका, उसको थोड़ा सा ख्याल रखना है। हेल्थ का ध्यान रखना है। यहाँ पर सूर्य आपके सप्तम के स्वामी हैं, तो स्पाउस के साथ रिश्तों में, बिजनेस में, व्यापार में 17 तारीख के आसपास बहुत ख्याल रखना है। ऐसे ही अच्छा योग है। 23 के बाद ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि राहु पीछे जाएंगे, सूर्य धीरे धीरे आगे निकलना शुरू करेंगे और ग्रहण का असर भी आपका कम होता दिखाई देगा, तो आपके व्यापार में, बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। और ये ग्रह भी सब धीरे धीरे आगे जाएंगे, बुध थोड़ा पीछे जाएगा, तो मेनली फिर समय के साथ साथ आपके जो ग्रहण का असर है वो कम होता दिखाई देगा, जो कुंभ राशि में पड़ रहा है। पर 17 के आसपास आपको ख्याल रखना है। अब ये सारे ग्रह यहाँ होंगे तो किसको देख रहे हैं? सप्तम भाव को। और ये भाव किसका है? बिजनेस का, व्यापार का, पार्टनरशिप का, जहाँ केतु बैठे हैं। तो आपस में थोड़ा दूरी के चांसेस बनते हैं, आपके अंदर थोड़ा ईगो आ सकता है, आपको कोई सफलता भी मिल सकती है। राहु सफलता को दिखाते हैं। राहु इज़ नॉट अ बैड प्लैनेट ऑलवेज। ऐसा नहीं कि राहु हमेशा बुरे होते हैं। केंद्र स्थान में बैठे हैं, साथ में एक त्रिकोण का स्वामी है, दूसरे केंद्र का स्वामी है, एक और त्रिकोण का स्वामी है, तो आपको नेम, फेम या कोई ऐसा रास्ता खुल सकता है जिससे आपको यश मिले, फेम मिले, नाम मिले, इसके चांसेस हैं। और वो जो रास्ता होगा थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स होगा, थोड़ा आपने सोचा नहीं होगा, थोड़ा हटके हो सकता है, थोड़ा अलग हो सकता है, फॉरेन से उसका संबंध हो सकता है, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ हो सकती है। राहु थोड़ा आप कह सकते टेक्निकल नॉलेज, किसी तरह की न्यू एज टेक्नोलॉजी वगैरह आप सीख सकते हो, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो थोड़ी सी अलग है। राहु ऐसी चीज़ों को दिखाते हैं। जहाँ तक अच्छाई की बात है, वहीं इसका थोड़ा सा नेगेटिव पहलू ये है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बड़ों से, माता पिता, गुरु, टीचर, ऑथोरिटी से थोड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि सूर्य ग्रहण क्या है? सूर्य कौन है? राजा है। राजा पहले ज़माने में होते थे, आज के ज़माने में सरकार है आपकी, किसी भी तरह की गवर्नमेंट ऑथोरिटी है, ऊपर वाला बॉस है, उनसे थोड़ा सा केयर रखनी है। मंगल 23 तारीख तक यहीं रहेंगे, इसी भाव में रहेंगे। तो जब तक यहाँ पर है, दसम भाव का स्वामी 12वें भाव में और तृतीय भाव का स्वामी 12वें भाव में। जॉब को लेकर, काम को लेकर थोड़ा टेंशन हो सकता है, किसी कारण से, किसी बात के वजह से हो सकता है आप कम काम कर पाओ, कुछ थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल आए काम करने में। काम को लेकर कोई यात्रा, ट्रैवल हो, आपके छोटे भाई की लाइफ में या छोटे भाई के ऊपर कुछ पैसा वैसा खर्च हो, ये भी। तो तीसरे भाव का स्वामी 12 में जा रहा है, तीसरा का लॉस में जा रहा है ना। कई बार होता है आपके एफर्ट और मेहनत, आपने किसी चीज़ के ऊपर बहुत मेहनत की, बहुत एफर्ट की, उसका कुछ खास रिजल्ट नहीं आया। पर अगर आप फॉरेन लैंड में हैं, विदेश से जुड़े हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हैं, आपका काम किसी तरह से ट्रैवल से, यात्राओं से, स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म से, 12वां भाव इन्वेस्टमेंट आदि के लिए अच्छा है। आप अपने काम को, अपने कर्मों को इन्वेस्ट करोगे कहीं पे, इसका रिजल्ट आपको बाद में मिलेगा, एकदम से ना मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। मंगल 12वें भाव में आते हैं तो अपने पति पत्नी से दूरी भी बनाते हैं। 12वां भाव सया सुख का भाव है, पति पत्नी का भाव है, वहाँ मंगल आते हैं तो थोड़ा सा सेपरेटिव प्लैनेट है, अग्नि वाले प्लैनेट हैं। और ये भाव तो प्रेम का है, तो अग्नि का वहाँ क्या काम। तो उस सेंस में आप कहोगे थोड़ा सा नेगेटिव है। मतलब अपने पति पत्नी के बीच में रिश्तों को बना के रखें, कोई बात है तो उसको समझें। जब तक आप उनको नहीं समझेंगे तो आपको वो क्यों समझें। अगर आपको कोई बात आती भी है, आप सही भी हो, पर अगर आप उस तरह से नहीं बता रहे कि अगला व्यक्ति समझ पाए, तो वो कैसे समझेगा। अगर कोई बच्चा है तो उसको बच्चे की लैंग्वेज में ही समझाना पड़ेगा। आपको नहीं यार, लैंग्वेज तो इंटेलिजेंट वाली ही सही है, अलजेब्रा ही है बताना है, और उसको ABCD नहीं आती, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। वो आपको नहीं समझ पाएगा या समझ पाएगी, आप उसको नहीं समझ पाओगे। तो जो जिस भाषा में समझाया जा सकता है उसी में समझाना चाहिए, ना कि जो सही है एकदम एग्जैक्ट। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते समय लगेगा उस व्यक्ति को, और शायद आपको भी उसको साथ में लेके जाना होगा अगर आप उसको समझाना चाहते हो तो।
तो मंगल इस मामले में हल्का सा नेगेटिव है मैरिज लाइफ के मामले में। यहाँ से वो 1 2 3 4 तृतीय भाव को देखेगा। संतान के साथ थोड़ा सा ख्याल रखना है आपको, छोटे भाई के साथ रिश्तों में थोड़ा सा ख्याल रखना है। पर 23 तारीख को क्या होगा, ये भी यहाँ आ जाएंगे। मंगल, राहु, बुध, शुक्र, सूर्य, इतने सारे ग्रह प्रथम भाव में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है और लाइफ में कुछ बड़ा बदलाव आ सकता है, बड़े चेंज आ सकते हैं। स्वास्थ्य का हमको बहुत ख्याल रखना है। मंगल और राहु मिलेंगे तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा भी बहुत कुछ दे सकते हैं। नाम, यश, फेम कुछ मिल सकता है। पहला भाव आपका भविष्य है, पहला भाव आपका जीवन है। पहला भाव का स्वामी जिसके चार्ट में मजबूत होता है वो अगर राजयोग ना भी हो तो राजा बन सकता है। और अगर पहले भाव का स्वामी कहीं ऐसे भाव में है जैसे किसी का 12वें भाव में चला गया और पीड़ित हो गया वहाँ जाके, तो वो व्यक्ति ऐसी एक चॉइस लेगा जीवन में कि उनके रिजल्ट नेगेटिव आएंगे। तो आप एक तरह से कहोगे अपने पेड़ पे अपने कुल्हाड़ी मार लेना हो गया एक तरह से, या फिर चीज़ों को डिले कर देगा, देर कर देगा, समय लगा देगा। पर अगर वहीं 12वें भाव में जाकर वो थोड़ा अच्छा हो गया, उसको थोड़े सही ग्रह देख रहे हैं, तो फिर विदेश जा सकता है, बाहर जा सकता है और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से या कलाकारी कुछ इस तरह के कामों से कुछ अच्छा कर सकता है। मतलब बहुत महत्वपूर्ण है पहला भाव और पहले भाव का स्वामी। आपके केस में पहले भाव का स्वामी कौन हुआ? शनि, जो बैठा है द्वितीय भाव में। तो 7.5 जरूर है पर कुंभ वालों के लिए उतनी बुरी नहीं है, क्योंकि पहले भाव का स्वामी द्वितीय भाव में है, मित्र की राशि में है और शनि आपके खुद राशि के स्वामी हैं। तो धन, पैसा, फैमिली, व्यापार, बिजनेस, आगे की सोच आपके मन में काम करती रहेगी। आप इसके लिए बहुत प्रयास कर रहे होंगे, पर प्रयास करने के बावजूद भी चीज़ें थोड़ी स्लो हैं, धीमी हैं, वो तो होता है, क्योंकि 7.5 आपको मजबूत करने आई है। 7.5 आपको सिखाने आ रही है कि मन से हार नहीं माननी है। मन से हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से नहीं हारे हैं तो आप आज नहीं तो कल रास्ता ढूंढ लोगे। सूरज डूबते वक्त वैसा ही होता है जैसा उगते वक्त होता है। मतलब जब प्रॉब्लम है तब भी अगर आपका हौसला वैसा ही है तो रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, आप एक दिन आगे बढ़ जाओगे, आप कुछ ना कुछ कर लोगे, आप जीत जाओगे। कठिन समय, मुश्किल वक्त, 7.5 आदि ही डिसाइड करते हैं कि व्यक्ति जीवन में कितने ऊपर जाएगा। क्योंकि अच्छे समय में तो सभी लोग ठीक ही रहते हैं, गुस्सा भी कम करते हैं और खुश भी रहते हैं, परिवार से भी रिश्ते बना के रखते हैं, अपने धर्म पे भी चलते रहते हैं। नॉर्मली जब सब ठीक है तो हम अच्छे से बिहेव करते हैं। पर जो टफ समय आता है उसमें जो खुद को सही रख पाए, और वही परीक्षा है, वही आपको बनाना चाह रहा है ईश्वर कि आप टफ समय में भी ढंग से रह पाएँ। फिर अच्छा समय आएगा तो फिर उसके आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब बढ़ते हैं आगे, केतु और गुरु। इनमें से केतु का गोचर आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है केतु का, जैसे कि लोग सोचते हैं कि भाई केतु सप्तम भाव में सिर्फ बुरा ही है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको थोड़ा डिटैचमेंट रखना पड़ेगा अपने बिजनेस से, व्यापार से, पार्टनरशिप से। वहाँ पर आपको कुछ देते रहना होगा। जैसे बोलते हैं ना, वहाँ पर समर्पण करना, वहाँ पर अपने नेकी कर दरिया में डाल, अपनी तरफ से रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करके रखना और प्रयास करते रहना जब तक केतु यहाँ चल रहे हैं। व्यापार में, बिजनेस में, पत्नी के साथ तो कुछ डिससेटिस्फैक्शन रहेगा, पर अगर आप अपनी तरफ से अपना पार्ट अदा करते रहोगे तो केतु झंडा भी है। फिर बाद में यही चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती हैं। राहु के मामले में ना धोखा देना है, ना धोखा करना है, ना धोखे में पड़ना है, किसी लालच चक्कर में नहीं पड़ना है, ना किसी को फंसाना है। और शॉर्टकट के मामले में राहु शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या होता है? किसी चीज़ से अचानक से कुछ हो जाए, बढ़िया चीज़, आपके मन में कोई विचार है पर उसका एक रास्ता थोड़ा छोटा है, एक बड़ा है, तो आप छोटे रास्ते की तरफ जाते हो। तो कई बार छोटा रास्ता अनलॉफुल होता है तो उसकी तरफ नहीं जाना। पर अगर छोटा रास्ता लॉफुल है, जैसे कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, न्यू चीज़ों को सीखना, नई डिग्री को अचीव करना, एम्बिशन के लिए कहीं ना कहीं आपको कोई सही चीज़ को, नई चीज़ को सीखना, आउट ऑफ वर्क चीज़ को सीखना, तो उसमें राहु आपकी हेल्प करने वाले हैं। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन राहु रखेंगे। वहीं गुरु तृतीय भाव में संतान सुख दे सकते हैं। आपके जीवन में आप संतान आ सकती है। पिता से रिश्तों को सुधारेंगे, लाभ को भी आपको बना के रखेंगे, आपको बुद्धि भी ध्यान, मतलब बुद्धि में भी हेल्प करेंगे। आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। पर गुरु वक्री हैं। धन के मामले में कोई भी बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है। नया निर्णय, जैसे कि भाई कोई नया बिजनेस शुरू कर दिया, कोई नई चीज़ करने से पहले 2-3 बार सोच के करना है। एक दूसरी बात, चीज़ों को धन के मामले में, भाग्य के मामले में
चीज़ों को पहले जैसे बोलते हैं, जैसे कोई गाड़ी है बहुत स्पीड से चल रही है, तो एक समय के बाद उसका रुकना ज़रूरी है आगे चलने के लिए, क्योंकि अगर वो नहीं रुकी तो गाड़ी में आग लग जाएगी। अगर वो चलती रहेगी तो आग लग जाएगी, रुकेगी तो फिर आगे ज़्यादा जा पाएगी। तो वक्री वही स्थिति है जो कहती है ठहरो, रुको, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा रेस्ट कर लो, अपनी चीज़ों को थोड़ा मजबूत कर लो। ज़माना बदल रहा है, ज़माने के हिसाब से अपग्रेड कर लो, कोई डिग्री ले लो, कुछ सीख लो, कुछ सोचो कि आगे इस तरह से चल भी पाओगे या नहीं। फिर 11 मार्च के बाद फिर जब गुरु वक्री होंगे तो फिर थोड़ा बेटर स्थिति आएगी। तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैसे गुरु का गोचर आपके लिए पॉजिटिव है। शनि की 7.5 होते हुए भी अगर आपके शनि स्ट्रांग हैं, शनि चंद्रमा को नहीं देख रहे हैं, राहु केतु आपकी कुंडली में आपकी स्थिति अच्छी है, तो ये 7.5 धीरे धीरे आपको ऊपर लेकर जाएगी। मेहनत रहेगी, ऑब्स्टिकल रहेंगे, पर धीरे धीरे चीज़ें बेटर होंगी, बढ़िया होंगी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर थोड़ा संभलने की आवश्यकता है, थोड़ा कष्ट भी दे सकती है 7.5। ऐसे में अगर शनि कमज़ोर हैं, चंद्रमा कमज़ोर हैं, राहु केतु की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, तो फिर हमको थोड़ा ख्याल रखना है। एज ए रेमेडी, एक तो धर्म के पाथ पे चलना, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं। अपने से बड़ों बुजुर्गों की, अपने परिवार में जो बुजुर्ग हैं पहले उनकी सेवा जो आप कर सकते हैं अपने मन से वो करें। हनुमान जी की पूजा, माँ काली की पूजा, भगवान श्री कृष्ण की पूजा, इनमें से जो भी आपके प्रिय हों उनकी आप पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। वृक्ष आदि लगाना, पीपल का वृक्ष लगाना बहुत अच्छा रहता है। गुरुवार के दिन मंदिर जाना भी शनि को अच्छा रखता है। शनिवार के दिन तो है ही है साथ में, क्योंकि गुरु ज्ञान है और ज्ञान की आवश्यकता किसको नहीं होती। और इसके साथ साथ दशरथ का शनि स्रोत है, उसका आप पाठ कर सकते हो, शनि कवच का पाठ कर सकते हो। वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अगर आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, शनि राहु केतु या चंद्रमा की दशा है, तो आप ज़्यादा असर महसूस करोगे। अदरवाइज सबकी 7.5 खराब नहीं होती। लोग 7.5 में प्रेसिडेंट तक बनते हैं, देश के नेता तक बनते हैं। रही दुनिया की बात, तो दुनिया में बहुत कुछ बदलने वाला है। अब नई साल होगी, हिंदू जो नई साल होती है वो चैत्र पक्ष की प्रथमा तिथि से होती है 19 तारीख को। उस दिन सूर्य चंद्र आदि जो हैं मीन राशि में रहने वाले हैं, तो ग्रहण के साथ शुरुआत हो रही है। वर्ल्ड लीडर के लिए जैसे मोदी जी हैं या कोई ट्रम्प है या कोई पुतिन है जो हैं, वहाँ पर कुछ किसी को कोई खतरा भी हो सकता है, किसी की सरकार भी जा सकती है, युद्ध वगैरह सब चलते रहेंगे। चीज़ें एकदम से अभी सुधरने वाली नहीं हैं 2030 तक। तो समय अगर वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो उतार चढ़ाव वाला है। बहुत सारे लोगों की जान जा रही हैं, आपने सुना होगा। चाहे वो कुंभ का मेला है धर्म को लेकर, क्योंकि मीन राशि धर्म की भी राशि है। बाढ़ जल की भी राशि है आपकी। और आर्थिक जैसे मार्केट है वो अप डाउन रहने वाला है, ऊपर नीचे जाने वाला है। भारत की जो महादशा है वो भी थोड़ी सी चैलेंजिंग है शत्रुओं से, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई भी हो आसपास, जो मतलब ज्योतिष के आधार पर हम कह सकते हैं पड़ोसियों के साथ रिश्तों में उतार चढ़ाव रहने वाले हैं। उसका ध्यान हमें क्यों रखना है? क्योंकि भले ही हम कुंभ राशि के हों, हैं तो दुनिया में ही ना, तो ओवरऑल जो स्थिति है वो अनस्टेबिलिटी की तरफ ही चलती हुई दिखाई दे रही है। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों के ऊपर। 15 तारीख की महाशिवरात्रि है, 1 तारीख की माघा पूर्णिमा है, 13 तारीख की विजया एकादशी है, 17 तारीख की आमालकी एकादशी है, 14 और 28 का प्रदोष व्रत है, 15 की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। ये शिवरात्रि जो है महाशिवरात्रि है, इसका बड़ा महत्व है। जो भगवान शिव के भक्त हैं उसका बड़ा, आप कह सकते हो बड़े चाव से इसका इंतज़ार करते हैं, व्रत आदि रखते हैं, कथा आदि को पढ़ते हैं। तो और जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वो मेनली विजया एकादशी, आमालिका एकादशी आदि का व्रत का पालन करते हैं। एकादशी का व्रत हिंदू धर्म के अलावा जैन, बुद्ध और धर्मों में भी मिलता है। इसका अर्थ है कि वो कुछ तो है तिथि में। 5 तारीख की संकष्टी है, 17 की फाल्गुन अमावस्या है और 13 तारीख की कुंभ राशि में सूर्य का प्रवेश हो जाएगा। सूर्य जो है कुंभ राशि में जाएंगे। कुंभ राशि जो आपके प्रथम भाव में पड़ती है, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये महीना आपके लिए। तो सूर्य यहाँ आ रहे हैं, शुक्र आ रहे हैं, बुध आ रहे हैं, मंगल आ रहे हैं, राहु आ रहे हैं, ग्रहण भी पड़ रहा है। ग्रहण हमेशा खराब हो जरूरी नहीं, पर ग्रहण ये जरूर कहता है कि थोड़ा सोच के चलना है, थोड़ा अवेयर रहना है, एकदम से कुछ बहुत नया नहीं करना है। इन सब चीज़ों को खासकर 17 तारीख के आसपास। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपने देखा
समय दिया, जो कि समय बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आदि कर सकते हैं, अगर नहीं किया है तो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।